बिहार की बहार में उपजी रात, वेबसाइट ने डाली मुसीबत में सरकार, हाथ में चुभा नीतीश का तीर, कांग्रेस को मिला घाव गंभीर, ब्रितानी राज से बदतर था इंदिरा राज। नमस्कार, समाचार प्लस के बिग बुलेटिन में मैं मनोज रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार से एक बात पुरानी थी, लेकिन आज खबर बन गई कि जेडीयू की वेबसाइट पे एक इतिहास की समीक्षा के दौरान लिखा गया था कि इंदिरा गांधी का जो शासन था वो अंग्रेजों के शासन से ज्यादा बुरा था, यानी अंग्रेजों का शासन ज्यादा अच्छा था। और अब सिचुएशन ये है कि महागठबंधन में जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव आरजेडी के उनके सहयोगी हैं, कांग्रेस भी तो उसी महागठबंधन में शामिल है। तो अब कांग्रेस पार्टी जाहिर है कि जेडीयू से नाराज है। और अब इस उथल पुथल में हम कुछ मेहमानों से, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी, सभी दलों से मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए एक छोटा सा पैकेज। बिहार सरकार की सरकारी वेबसाइट ने सियासी गलियों में ऐसा बवाल मचाया है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर देश की दूसरी दिशाओं तक सियासी दंगल हो रहा है। वेबसाइट के शब्दों में ब्रितानी सरकार के शासन से भी बदतर बताया गया है इंदिरा गांधी का शासन। ये जेपी ही थे जिन्होंने मजबूती से इंदिरा गांधी के एकतरफा शासन और उनके छोटे बेटे संजय गांधी का विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान करते हुए उन्हें अरेस्ट करवा दिया था। उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां अपराधियों को रखा जाता है। बिहार के इतिहास की समीक्षा में गढ़े गए थे ये शब्द। अब बिहार सरकार में सहयोगी कांग्रेस के कुनबे में मचा कोहराम, तो वहीं विरोधियों ने भी ली है जमकर तान। आप भी सुनिए। बिहार सरकार का कुछ पदाधिकारियों ने जो वेबसाइट तैयार की है, निश्चित रूप से ऐसी बातें जिनका सच्चाई से कोई सरोकार ना हो, उसको ठीक कर लेना चाहिए। देखिए, जब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुंबा जोड़ा वाली स्थिति होगी तो ऐसी ही स्थिति आती है। बहरहाल तीखे शब्दों की इस तस्वीर में तो कांग्रेस के हाथ में चुभा है नीतीश का तीर। हालांकि सबके बीच सवाल ये है कि क्या ब्रितानी राज से बदतर था इंदिरा राज। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन मेहमान मौजूद हैं इस विषय पे बात करने के लिए। श्री केसी त्यागी, जो कि नेशनल चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जेडीयू के और सांसद भी हैं। डॉक्टर पीएल पुनिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। और श्री शाहनवाज हुसैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। सैयद अफजल अब्बास, जो कि जेडीयू के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं। प्रकाश शर्मा जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश से। और रामेश्वर पांडे जी, जो कि पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल केसी त्यागी जी आपसे कि कांग्रेस आपके साथ महागठबंधन में है और जो बात आपने कही है वो कांग्रेस पार्टी के तो खैर गले नहीं ही उतरेगी, लेकिन आपके भी गले उतर रही है क्या? कि मतलब अंग्रेजों का शासन इंदिरा गांधी के शासन से ज्यादा अच्छा था, यानी इंदिरा गांधी का शासन ज्यादा खराब था। त्यागी जी, आपको याद होगा जब आप और मैं दोनों युवा थे तो हम लोग एक जगह खाना खाने जाया करते थे कभी कभी, और अगर अंग्रेजों का शासन होता तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, यानी हिंदुस्तानी और कुत्ते यहां पे अलाउड नहीं है। कैसा लगता है त्यागी जी? त्यागी जी अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो डॉक्टर पीएल पुनिया, आपके साथ दिक्कत यह है कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जेडीयू से और आप उनके सहयोगी हैं, और आपके ऊपर उन्हीं की पार्टी जेडीयू का ये इल्जाम है कि आपका जो शासन था, मतलब इंदिरा गांधी का जो वो 75 से 77 वाला जो वो इमरजेंसी वाला दौर था, वो अंग्रेजों के शासनकाल से भी ज्यादा बुरा था। डॉक्टर पीएल पुनिया। देखिए, ना तो जेडीयू का दोष है ना ही बिहार सरकार का दोष है। ये जब इस तरह के साइट के ऊपर जो लेख लिखे जाते हैं तो उसमें बहुत से इनपुट्स होते हैं। तो कंटेंट्स कोई मैनेजर होता है, कोई कंटेंट्स डालने के लिए वो करते हैं, उसमें सावधानी, अगर सावधानी की कमी कहीं रह जाती है तो इस तरह की बातें आ जाती हैं।
और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब इसकी जानकारी हुई तो तत्काल बिहार सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से उस अंश को निकाल दिया गया और वो मामला मैं समझता हूं कि उसके बाद समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने डिस्कशन के लिए बुलाया है तो हम आपके बहुत आभारी हैं। और जो जिस तरह के आरोप पूरी तरह से गलत है, सत्यता नहीं है, कतई सत्यता नहीं है उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने एक बचपन से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में एक संचार का माध्यम बना के, एक अलग से बच्चों की एक सेना बना के जिसने काम किया हो, जिसमें हिंदुस्तान में अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बनाते हैं, उन्होंने भूगोल को भी बनाया। जिस तरह से पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, जिस तरह से सिक्किम बिल्कुल को हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया, हम लोग सब उस व्यक्तित्व के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम लोग सैल्यूट करते हैं इंदिरा जी को, इस बात के लिए हम सैल्यूट करते हैं कि दिसंबर 71 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, सिक्किम को हमारे देश में मिला लिया वगैरह। लेकिन देखिए, जो बात जेडीयू की वेबसाइट पे है, आपको अच्छी लगे या बुरी, कांग्रेस पार्टी ने तो खुद ही माफी मांगी है। सन 75 से 77 का जो दौर था इमरजेंसी का, तो आप उसको अच्छा दौर तो नहीं बोल सकते जब आपने खुद ही कहा है कि हमसे गलती हो गई थी। नहीं, वो ठीक है। देखिए, परिस्थितियों वश निर्णय होते हैं, कोई भी सरकार होती है, निर्णय होते हैं और बाद में रिट्रोस्पेक्ट वो देखते हैं को वो इस तरह का निर्णय होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। और हमने माना भी इस बात को पूरी तरह से माना है। और लेकिन उसको इस तरह से कह देना उनके लिए, जिनके शासनकाल को हटाने के लिए, यहां से भगाने के लिए, हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा हिंदुस्तान गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर जो लड़ा हो, और उनके लिए कहना है कि उनका शासन अच्छा था और इनका शासन अच्छा नहीं था, मैं समझता हूं कि किसी तरह भी उचित नहीं टिप्पणी। जी जी, केसी त्यागी जी, क्योंकि आप जेडीयू के चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही ज्यादा है थोड़ा। त्यागी जी, देखिए, जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से कि मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, आपसे वो देखिए, जनता पार्टी की सरकार तो चली ही नहीं ना, तो मतलब लोगों ने तो मौका दिया था। अगर आपको वो शासन इतना बुरा लगा तो लोगों ने तो आपको मौका दिया, आप ही नहीं चला पाए सरकार। और दूसरे ये कि जब जयप्रकाश नारायण से पूछा गया कि आपने कहा था संपूर्ण क्रांति, क्या मतलब, तो बाद में संपूर्ण क्रांति की वो परिभाषा ही नहीं दे पाए, तो मतलब आपने भी कोई बड़ा अच्छा विकल्प तो पेश नहीं किया था त्यागी जी। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? त्यागी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ त्यागी जी, मेरा सवाल यह है कि जो मार्च 77 में जो आप जो कह रहे हैं कि वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में दमन बढ़ा था और निरंकुश शासन था, और जयप्रकाश जी को ऐसी जगह रखा जेल में, तिहाड़ में, जहां पे कि एक बुरे अपराधी रहते थे। तो देखिए, अंग्रेजों का जो शासनकाल था उसमें तो जलियांवाला बाग हुआ था, उसमें तो इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड का बोर्ड लगा होता था। आप और हम जहां खाना खाने जाया करते थे साथ में, आपको याद होगा जब हम दोनों युवा थे, तो वहां लगा होता बोर्ड अंग्रेजों के शासन में, इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो इंदिरा गांधी के शासन को आप ज्यादा बुरा कैसे कह सकते हैं अंग्रेजों के शासन? अच्छा, संपर्क, ये सवाल हम जेडीयू के हमारे एक दूसरे साथी हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सैयद अफजल अब्बास साहब, ये सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो भी इंदिरा गांधी के शासन में गलतियां हुई, कांग्रेस ने माफी मांगी, कांग्रेस को उसकी सजा मिली, मतलब लोगों ने सजा दी, लेकिन आपने जो उसके बदले में जो सरकार बनाई थी, वो सरकार ही कौन सी बड़ी अच्छी बनाई थी। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, हमारे चौथे प्राइम मिनिस्टर, जो उसके बाद फिर आपकी पार्टी टूट गई, फिर चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, कांग्रेस के द्वारा ही सपोर्टेड थे, फिर 6 महीने बाद उनसे सपोर्ट, चरण सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि एज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट ही नहीं फेस कर पाए। क्या सरकार दी आपने, तो कौन सा शासन बड़ा अच्छा हो गया आपका? लोगों ने तो आप ही को रिजेक्ट कर दिया, इंदिरा गांधी को वापस ले आए सन 80 में। देखिए मनोज जी,
47 के बाद या 42 के बाद की बात करें या फिर उसके बाद से आप 77 की बात कर रहे हैं आप, जयप्रकाश जी की जहां तक बात है, जयप्रकाश जी की बात एक देखिए, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी वो थे। आप याद रखिए, क्योंकि आप हमसे सीनियर हैं, आपने देखा भी है, आप इनसे बात कर रहे थे, अंग्रेजों की बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी ये बात थी कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था और भारत की आजादी में एक बड़ा रोल भी था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिसकी वजह से जयप्रकाश जी कांग्रेस के खिलाफ हुए, इंदिरा जी के खिलाफ हुए। मैं उस 77 के आंदोलन के पीछे डरना नहीं चाहता। देखिए इतिहास, हम जयप्रकाश जी का इतिहास जानते हैं। हमारा सवाल ये है कि आप इंदिरा जी के शासन को आप अंग्रेजों के शासन से ज्यादा बुरा बता रहे हैं। गांधी जी ने कहा था, खुद ही अंग्रेजों से कहा था कि देखिए हमारा शासन अच्छा हो या बुरा, लेकिन कोई भी देश जो है वो बाहर के लोगों को अपने ऊपर शासन नहीं करने देना चाहता। तो हम, अंग्रेज कह रहे थे कि आप अच्छा शासन नहीं कर पाएंगे, गांधी जी ने कहा हम नहीं भी कर पाएंगे तो भी आप जाइए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैंने वही कहा कि तो गांधी जी तो खुद ही चाह रहे थे कि अंग्रेजों के शासन से मतलब कुछ भी हो, अंग्रेज तो जाएं कम से कम। तो अब आप मतलब ये पलट के, क्योंकि आप उस समय जब आपने शायद ये वेबसाइट पे लिखा था तो उस समय कांग्रेस और आपके बीच में आप लोग विरोधी थे एक दूसरे के, तो आपने वेबसाइट पे लिख दिया था, अब ये खबर बन गई। तो एक डायलॉग है हिंदी फिल्म का कि जिनके खुद के घर कांच के हुआ करते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं बरसाते। इसको थोड़ा रिवर्स करके अगर आप देख लें कि जिनको दूसरों के घरों पर पत्थर बरसाना होता है, कम से कम इतना एहतियात तो बरतें कि अपना घर कांच का ना होने दें। अब देखिए 2000 ये तीसरा टर्म है नीतीश जी का। इसके पहले 2 टर्म में लगातार बीजेपी के साथ हम लोग थे, बीजेपी सरकार में थी। ये कहां से बात आई और सरकारी वेबसाइट पे जो बिहार का है उस पे ये था, और ये शायद बहुत पहला पुराना है, आज की बात नहीं है, और उसको आज ओमिट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया गया। बहुत ज्यादा कोई इश्यू की बात ये नहीं, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी का सवाल है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और देश के बहुत बड़ी नेता थी, इससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता है। शाहनवाज जी इसमें एक्चुअली बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू के बीच में जो बात हो रही है, इसको सुन के आप खुश तो बहुत होंगे आज कि आप दोनों ही आपके विरोधी हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों आपस में ही दंगल करने में लगे हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली अच्छे दिन तो आ ही गए। नहीं, इनके झगड़े से हमारे अच्छे दिन क्या आएंगे। सवाल ये है कि इमरजेंसी एक राजनीतिक सच्चाई है, वो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि उसमें जुल्म ज्यादती की इंतहा हुई। लालू जी और नीतीश जी खुद 19 महीना जेल में रहे हैं, लाठियां खाई हैं नीतीश कुमार जी ने। अब वो क्या लिख देंगे कि नहीं हमें फूल मिले थे वहां? अब उनके साथ सत्ता में है तो ये तो नहीं लिख सकते कि हमें फूल मिले थे। ये बात सही है कि इमरजेंसी में जो जुल्म की एक इंतहा हुई थी और दुनिया में इसकी निंदा हुई थी। आज भी जो लोग समाजवादी हैं, जो लालू जी हों या नीतीश जी हों या पासवान जी हों, ये सब लोग कांग्रेस के उस दंश के खिलाफ लड़कर नेता बने और आज हुकूमत में हैं। नहीं, लेकिन दिल पे हाथ रखे शाहनवाज भाई, दिल पे हाथ जाए कि जो बातें शाहनवाज भाई दिल पे हाथ रखे या नहीं, दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए कि ये टिप्पणी थोड़ा नाजायज नहीं है। देखिए इंदिरा गांधी के शासन काल में वो 75 से 77 का दौर जरूर ऐसा था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल से मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं अगर मैं पूरी बात रख लूंगा जी तो मैं उसको कह रहा हूं जी 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 तो वो जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी जी कि कोई ज्यादती नहीं है, ना हमने शुरू किया है ना हम इसको बंद कर रहे हैं। सवाल यह है कि उनकी वेबसाइट पर है, बात सही है कि इंदिरा जी की तारीफ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही थी बांग्लादेश के आंदोलन के बाद, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जो इंदिरा जी का रोल था इमरजेंसी में, अब उसके लिए अगर लालू जी नीतीश जी ने जाके कांग्रेस का दामन पकड़ा है तो उनको ये देश को बताना चाहिए, या तो वो कह दें इस बात से। जयप्रकाश नारायण जी की बात, जयप्रकाश नारायण जी पर कितनी जुल्म हुई, क्या आज कहा जाएगा आप वेबसाइट से हटा देंगे तो क्या लोगों के जहन से हट जाएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कैसी यातना जेल के अंदर दी गई, उनकी जिंदगी, उनकी किडनी खराब हो गई, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। वो तो सच में कहा गया कि किसी भी सरकार में नहीं होता था। दूसरी बात, इमरजेंसी में जो आम जनता के साथ जुल्म ज्यादतियां हुई
उसके बारे में भी चर्चा है। तो अगर लालू जी नीतीश जी कांग्रेस से मिल जाएं तो क्या इमरजेंसी की सारी गाथा को कांग्रेस के कहने पे बदल दिया जाएगा? डॉक्टर पीएल तो सच्चाई है जी, कहां बदलेंगे जी, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस के नेता को दुख होगा कि उनकी सरकार से अगर वो समर्थन ले रहे हैं तो इस तरह की गाथा न लिखें। तो कांग्रेस का अपना हक है कहने का। पहले का लिखा था, पहले से लिखा हुआ था, जिसे असहमति क्योंकि उनका गठबंधन हो गया इसलिए ये कहा जाए कि नहीं लाठियां नहीं बचाई गई, उस जमाने में फूल बरसाए गए, तो लिखना है तो लिख दें, उसमें हमें क्या है, भारतीय जनता पार्टी को क्या एतराज है? डॉक्टर पीएल पुनिया, ये हम देख रहे हैं इस दौर में हमने कई सारी चीजें देखी कि जैसे कांग्रेस के ही एक अखबार ने मुंबई में ये लिख दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी गलतियां की थी सन 50 में चीन पे भरोसा करके वगैरह वगैरह। फिर उस संपादक जो उसका इंचार्ज था उसको हटा दिया गया। सामना ने एक एडिटोरियल लिख दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी अभी जो गए एकदम से 25 दिसंबर को लाहौर, जो भी बीजेपी के नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी जिन्होंने पाकिस्तान से नजदीकी बनाने की कोशिश की वो डूब गए, तो फिर उस पत्रकार को भी हटा दिया गया। तो हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी 75 से 77 तक किया था, गलत किया था, आपने स्वीकार भी किया है, आपको सजा भी मिली, अब क्या ये विषय खत्म हो जाए कि ये बार बार इतिहास के पन्ने पलटे ही जाएंगे और आपके सहयोगी सही बार बार इस बात को दोहराएंगे ही और आप इससे शर्मिंदा भी होंगे? देखिए, ये तो इतिहास में है कि इमरजेंसी लगी और उसमें बहुत से लोगों को तकलीफ भी हुई और कांग्रेस पार्टी ने उसका खामियाजा भी भुगता। हमारी जो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम स्तर पर नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो स्वयं हार गई। तो ये सब इतिहास के पन्ने में है, लेकिन बार बार उसके लिए अब आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। आप ये बताएं, जो इंदिरा जी जिन्होंने इमरजेंसी के बाद स्वयं इलेक्शन को डिक्लेयर किया और ऐसा इलेक्शन डिक्लेयर किया कि जिसमें स्वयं भी हार गई, पूरी पार्टी हार गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उचित ये समझा कि इलेक्शन होना चाहिए, जनता जनार्दन के दरबार में जाना चाहिए। तो उनसे बड़ा डेमोक्रेट कौन हो सकता है? वो डेमोक्रेट थी और जो डिसीजन हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो इतिहास के पन्ने में साबित है, पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सी बात है? लेकिन उसके बावजूद ये कह देना, आप आलोचना कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उसमें दिक्कत परेशानी हुई, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर था? ये कैसे कहा जा सकता है? अंग्रेजों ने जिस तरह से गोली से भूना, जलियांवाला बाग हुआ, और भी जितने हुए जगह जगह पर, जो जबरदस्ती फांसी पर लटका दिया गया लोगों को जो शहीद भगत, तो उसका कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? हाँ, शर्मद भाई, ये इतिहास के साथ ज्यादती हो गई, मतलब आप इस बात को मानेंगे कि इतिहास के साथ ज्यादती हो गई? किस बात की ज्यादती हो? कि अंग्रेजों के शासन से ज्यादा बदतर था इंदिरा गांधी का शासन, ये ज्यादती हो गई। नहीं, जो इमरजेंसी के दौरान जो जुल्म और ज्यादतियां हुई थी, किसी को बच्चा ही नहीं है, उसी की नसबंदी कर दी। तो नसबंदी की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत डिबेट करेंगे तो इमरजेंसी पर। तो इमरजेंसी एक ऐसा शासन था जिसके बारे में पुनिया साहब ने खुद कहा कि उसका खमियाजा भुगता खुद इंदिरा जी ने और वहां की सरकार ने उस वक्त, और चुनाव में उसके नतीजे उनको देखने पड़े। तो इमरजेंसी का हमारा सवाल भी शासन से हो ही नहीं सकती। हमारा सवाल सिर्फ अंग्रेजों के शासन से में जो जुल्म ज्यादतियां हुई, हाँ, वो बहुत बुरी थी। और चाहे नीतीश कुमार जी समर्थन लें या दें, लेकिन वो शासन सच में बुरा था, वो किसी भी शासन से बुरा था। जैसे डॉक्टर पुनिया शाहनवाज भाई ने बात बताई किया है, इसलिए मैं उसको बुरा कहूं या आप बुरा कहें, उसको देश की जनता ने बुरा कहा है। हाँ, डॉक्टर पुनिया, शाहनवाज भाई ने नसबंदी की बात कही। जब शाह कमीशन गठित हुआ तो नसबंदी का फिर क्या नतीजा? और पुनिया साहब ने खुद भी कबूल किया है कि वो शासन अच्छा नहीं था, इसलिए तो उन चुनाव में उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। इसलिए इमरजेंसी की
इंदिरा जी के पूरे सरकार की तुलना अलग बात है। उनकी कुछ अच्छी बातें भी होंगी, जो 71 की लड़ाई में उनकी उपलब्धि है, लेकिन इमरजेंसी को हरदम काले दिन के तौर पर भारत के इतिहास में देखा जाएगा, चाहे कोई कांग्रेस में समर्थक हो या विरोधी हो। डॉक्टर पुनिया, देखिए, अच्छी बातें तो 1975-77 के बीच में भी हुई। जिस तरह से ट्रेनें रेगुलर चलने लगी, जिस तरह से कीमतें घटी थी, जिस तरह से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, उसके ऊपर अंकुश लगा था, ये वो उस समय भी हुआ था। अंकुश लगा था, सही है, अंकुश लगा था कि बढ़ गया था वो यूथ कांग्रेस उस दौरान में जो गलत, ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा था कि यूथ कांग्रेस के जो संजय गांधी के नेतृत्व में जो यूथ कांग्रेस थी, उस दौरान गुंडागर्दी कम हुई थी कि ज्यादा हुई थी? देखिए, वो सही है, लेकिन हमको ये बता दीजिए, क्या उसकी तुलना अंग्रेजों के शासन से करेंगे? हाँ, वो उसकी तुलना आप अंग्रेजों के शासन से करेंगे और कहेंगे कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो इतिहास में है, लेकिन अगर उसका अब वो अंश क्योंकि निकाल दिया गया है, इसके ऊपर चर्चा ही बेईमानी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना, धारणा ये गलत है कि अंग्रेजों के शासन उससे अच्छा था। रामेश्वर पांडे जी, भक्त कैसे बनने लग गए आप? रामेश्वर पांडे जी, एक पत्रकार होने के नाते एक निष्पक्ष अपना मत दीजिए, क्योंकि इस समय हम सुन रहे हैं जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी तीनों का मत। आपका क्या कहना है कि ये इतिहास के साथ जाती हुई कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि यह जेडीयू के वेबसाइट पर या सरकारी वेबसाइट पर ये जो चर्चा हुई, ये लेख हुआ, अप्रासंगिक था, इसका कोई प्रसंग नहीं था। दूसरी बात कि खुद सरकार ने वेबसाइट से हटा दिया और कांग्रेस ने भी इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उन लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरी बात, आपातकाल हमेशा भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता रहेगा और इसको कांग्रेस किसी रूप में इसमें कोई शंका नहीं है पांडे जी, इसमें कोई शंका नहीं है। सभी लोग इसमें एक मत हैं, कांग्रेस पार्टी भी इसको स्वीकार कर रही है, डॉक्टर पुनिया ने स्वीकार किया है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अंग्रेजों के शासन के मुकाबले में उससे ज्यादा खराब, मतलब ये ज्यादती नहीं हुई क्या? मुझे तो ज्यादती ये तो इंदिरा गांधी के बहुत ही जो कटु आलोचक थे, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए लड़े आपातकाल में, वो अभी कभी नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो शासन था वो भारतीय लोकतंत्र का ही हिस्सा था और उस लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुलामी बेहतर थी तो अंग्रेजों का शासन बेहतर था, ये तो इंदिरा गांधी के कटु आलोचक भी नहीं कहते। अभी चर्चा में ही बात आई, खुद शाहनवाज जी ने कहा कि उन्होंने संसद के फ्लोर पर इंदिरा गांधी की प्रशंसा की है, तो वो भी भारत के इतिहास का एक दौर था, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का एक दौर था। तो इंदिरा गांधी के शासन को अंग्रेजों का शासन कहना तो दिमागी दिवालियापन है। किसी लोकतांत्रिक देश में, किसी लोकतांत्रिक देश का उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लोकतंत्र का काला अध्याय मैं कह रहा हूं और भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर लिखा जाता रहेगा, याद किया जाता रहेगा और इसे कांग्रेस ने भी स्वीकार किया है। काला अध्याय नहीं स्वीकार किया, अपनी गलतियां स्वीकार की हैं। तो किसी भी रूप में अंग्रेजों का शासन बेहतर था, ये कहना ही दिमागी दिवालियापन की निशानी है। और जिसने भी वो गलती की वहां बिहार सरकार की वेबसाइट में डालकर, मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी की कटु आलोचना होते हुए भी अंग्रेजों का शासन अच्छा कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। जी, तो वेबसाइट से माफ कीजिए, एक ब्रेक का वक्त है, आप सबसे एक ब्रेक की गुजारिश चाहता हूं। वेबसाइट से तो हटा दिया गया है, जेडीयू की वेबसाइट से तो इस बात को हटा दिया गया है, लेकिन जेडीयू को थोड़ा सा इस बात को भी देखना चाहिए कि ये वास्तव में उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से डाला गया था। आजकल तो असल में मतलब कुछ भी हो जाता है, कभी हैकिंग भी हो जाती है। और दूसरे हम एक चीज ये भी दौर देख रहे हैं कि मतलब कभी कांग्रेस की पत्रिका में कुछ छपा, फिर उनके ऊपर एक्शन हुआ, फिर सामना की पत्रिका में छपा तो उनके ऊपर, मतलब ये भी हम एक दौर देख रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के बाद हम दूसरे विषय पे आएंगे अपने, कि विश्व हिंदू परिषद जिसने की मतलब विश्व हिंदू परिषद ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी भगवान की कसम खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद अब हाल में 9 और 10 तारीख को
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहा कि इसी साल में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा और उनको पूरा भरोसा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बयान आया। पहले था सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बयान है कि सौगंध राम की खाते हैं मतलब सौगंध तो नहीं खाई, लेकिन हम मंदिर जगह जगह बनाएंगे। वहां की बात नहीं कर रहे हैं वो, अब ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर गांव के अंदर एक राम मंदिर बनाएंगे। देखिए, हर गांव के अंदर मंदिर तो पहले से ही है। अब ये विश्व हिंदू परिषद को एकाएक ये क्या सूझी बात की, वो ये एकाएक उन्होंने ये बयान दे दिया। पहले भी विश्व हिंदू परिषद ने कई तरह के बयान दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम 30 लाख बजरंग दल में लोग भर्ती करेंगे, 3 लाख लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे। बात कहे हुए अरसा बीत गया, 12 साल बीत गए, अभी तक तो हुआ नहीं। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा था 2 साल के अंदर अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, लेकिन अभी भी मतलब इस बात को भी 12 साल बीत गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर तोगड़िया ने एक और बयान दिया था, दोनों हाथ में त्रिशूल पकड़ के कहा था कि है कोई माई गलाल मुझे गिरफ्तार करके दिखा सकता है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, अशोक गहलोत ने पकड़ के डॉक्टर तोगड़िया को बंद कर दिया। उसके बाद त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम ही बंद हो गया। जहां बीजेपी शासित प्रदेश थे वहां भी त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम नहीं हुआ। अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये एक नई बात शुरू हो गई कि हम पूरे हर एक गांव के अंदर एक राम मंदिर बनाएंगे। ये इस बात में भी कहीं वैसा ही कोई विरोधाभास तो नहीं है जैसे पहले की बातों में था। ब्रेक के बाद समाचार प्लस के बिग बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। पहले देख लीजिए हमारे इस दूसरे विषय का एक छोटा सा पैकेज और उसके बाद आपका परिचय करवाते हैं मेहमानों से और विषय पर। ये कैसी उलझन है जो उलझती ही जा रही है हर रोज। सियासी फिजाओं में तो पहले ही रार और राजनीति का सबब बन चुका है राम मंदिर का मुद्दा। अब तो गांव-गांव और गली-गली तक सुनाई देने वाला है शोर। विश्व हिंदू परिषद ने देश के हर गांव में राम मंदिर बनाने का फैसला किया है। देश के 1,25,000 स्थानों पर लक्ष्य है। पिछले बार जो है यह लक्ष्य लगभग 75,000 स्थानों तक पहुंचा था। इस बार 1,25,000 स्थानों पर यह पूर्ण करने की योजना है। भावनाओं के इस भवसागर में अलग अलग कतार में खड़े हैं सभी भक्त। साक्षी अलग, साध्वी अलग, स्वामी भी लगे हैं अपने प्रयोग को सफल बनाने में। सबकी अपनी अपनी ठप्पली और अपना अपना राग। अब 15 अप्रैल से शुरू होने वाली रामनवमी से विश्व हिंदू परिषद 7 दिवसीय राम महोत्सव आयोजित करेगा। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधकर समरस की भावना समाहित करना, लोगों को जागृत करना, यह इसका उद्देश्य होता है। बहरहाल सरकार विकास की पटरी पर दौड़ना चाहती है, लेकिन सरकार के ही सहयोगी बेपटरी दौड़ रहे हैं। अपने अपने संकल्पों में राम मंदिर का शोर, ये शांत समुद्र में पत्थर फेंकना नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। आपका परिचय करवा दूं जो मेहमान हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके साथ, और हमारे साथ पहले से मौजूद हैं जो मेहमान उनसे भी। भोलेंद्र जी हैं जो कि प्रांत उत्तर प्रदेश प्रांत के संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। पंकज तिवारी जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लखनऊ से जुड़े हमारे साथ। मौलाना सूफियान निजामी साहब हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रकाश शर्मा जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के। सैयद अफजल अब्बास साहब जो कि जेडीयू के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख हैं, और रामेश्वर पांडे जी पत्रकार लखनऊ से। भोलेंद्र जी, जाहिर है पहला सवाल आपसे कि हमने आपके मुंह से तरह तरह की बातें सुनी हैं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपका एक नारा था अयोध्या के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। 10 शहीदों के नाम बता सकते हैं? भोलेंद्र जी अभी शायद कनेक्ट नहीं हो पाए जी। प्रकाश शर्मा जी, ये एक नया विषय शुरू कर दिया विश्व हिंदू परिषद ने, और आप ही के मतलब आप तो विश्व हिंदू परिषद में ही रहे हैं पहले, आप तो पूरे भारत के बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संयोजक थे, और अब आप बीजेपी के अंदर आ गए हैं, आप उपाध्यक्ष हो गए हैं बीजेपी के।
पहले तो ये था कि एक मंदिर बनाएंगे, मतलब वीएचपी का था कि एक मंदिर बनाएंगे, बीजेपी का था कि वीएचपी का था कि 3 मंदिर बनाएंगे, अयोध्या, मथुरा, काशी। बीजेपी का था कि हम सिर्फ एक ही मंदिर बनाएंगे, अयोध्या। और वीएचपी बीच बीच में कहती रहती थी कि नहीं, हमें 30,000 मंदिर, 40,000 मंदिर भी हमारे हैं, जो कि हमारा अधिकार है उनके ऊपर। अब ये एक नया राग आज से हमको सुनाई पड़ा। ये आधिकारिक भी है कि इन्होंने अपने आप हीरो बनने के लिए बयान दे दिया है कि हर गांव में एक राम मंदिर बनाएंगे। एक मंदिर तो बना लीजिए पहले, प्रकाश शर्मा जी। अच्छा, अफजल अब्बास जी, क्या आपको लगता है कि ये जो ये बार बार ये विषय उठ रहा है मंदिर का, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि अब इसको थोड़ा सा पस मंजर में जाए तो समझ में बात आएगी कि ये इश्यू क्यों उठाया गया। अभी हाल में ही बिहार का चुनाव हुआ, बीजेपी बुरी तरह मार खा गई। हालांकि मुद्दे वहां भी उठाने की कोशिश किए गए कि देश की यंगा यमी तहजीब को तोड़ने की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन बिहार की 11 करोड़ जनता को मैं सैल्यूट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इतना जबरदस्त इनके प्राणी को समझ जाता कि मुंह के फल खाना पड़ा। अब ये काट की हार जो बार बार जो कहावत है वो नहीं चलती। उठाइए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 में है और इसी के बहाने ये मंदिर, मैं कहता मंदिर का एक बहाना उठा के हिंदू सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि बनना चाहिए। मैं मुस्लिम हूं, मैं कह रहा हूं कि मंदिर बने, रोकता कौन है? जब आप हिंदुस्तान की सबसे उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, बना लीजिए, आपके हक में आएगा, आप बना लीजिए, मेरे हक में फैसला आएगा, हम ना लेंगे। हमें किसी मुसलमान ने तो ऐसा नहीं किया कि हम नहीं, आप बनाइए मत, हम तो कह रहे कि बनाइए आप, लेकिन इंतजार कर लीजिए। लेकिन मैं एक बात और कह देता बात, ये हमेशा आपके सब सारे लोग जुट गए, ये बस सिर्फ इलेक्शन का एक स्टैंड है। मैं भी कई लड़ाई नहीं है, ये राजनीति नहीं है, बिल्कुल पंकज जी बिल्कुल राजनीति है। इसके 1983 हमें लड़ाई प्रारंभ हुई है। ये हमेशा ठीक है। 1983 में मुजफ्फरनगर के जो हिंदू सम्मेलन में दाऊदयाल खन्ना जी अपने कांग्रेस के ही विधायक थे, दाऊदयाल खन्ना जी, गुलजारी लाल नंदा जी, आप लोगों के द्वारा यह घोषित हुआ कि ऐसे जो 3 स्थान हैं जो हिंदू समाज के धार्मिक भावनाओं पर एक कुठाराघात, एक अपमान के रूप में जो विराजमान है, वह ढांचा कलंक, वह सब ढांचा। तो क्या तो बता साहब, श्रीमान जी बुलंदी जी में बताएं, क्या हिंदुस्तान के आईन पे आपके एतमाद हट गया है? क्या हिंदुस्तान के संविधान से आपका एतमाद हट गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट पे आपका एतमाद नहीं है कि उसकी प्रतीक्षा की जाए जो आज उठाया जा रहा है आपका? संविधान की हम पूरा पालन कर रहे हैं। हाँ, तो फिर तो उसी संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए। जब फैसला बना लीजिएगा, मैं रोकता तो अब्बास साहब अध्याय में बोलेंद्र जी, मैं माफी, मैं जरा विषय को, अब्बास साहब मैं जरा विषय को पटरी पे ले आऊं। बोलेंद्र जी एक सेकंड, नहीं मैं चाहता हूं आप जो है बोलेंद्र जी एक सेकंड, बोलेंद्र जी थोड़ी शांति बरतिए। हाँ जी, मैं जरा विषय को पटरी पे ले आऊं। एक्चुअली क्या है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला विषय है वो तो अयोध्या वाला विषय है। जो अभी हम विषय डिस्कस कर रहे हैं वो है कि भारत के प्रत्येक गांव के अंदर राम मंदिर बना जाएगा। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मनादी भी नहीं है, उसमें कोई केस भी नहीं चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो तो आप मंदिर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मेरा सवाल आपसे, मंदिर है बोलेंद्र जी, आप मंदिर बनाया नहीं जाएगा। बोलेंद्र जी अयोध्या की बात ठीक है, किसी ने कुछ अपनी भावना व्यक्त कर दिया कि नहीं, अभी अयोध्या की बात आप मेरी बात सुनिए। आप अभी आपके उस विषय, हिंदू ने, किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी व्यक्ति ने, सुनिए, भारत में हर गांव में मंदिर है, मंदिर बनाना नहीं है। हर गांव का मंदिर वो राम जन्मभूमि मंदिर नहीं हो सकता, वह भगवान कृष्ण का जन्मभूमि नहीं हो सकता, भगवान राम की जन्मभूमि नहीं बन सकती। जन्मभूमि एक ही होती है। वही तो पूछ भगवान की राम की जन्मभूमि वो अयोध्या में है। वही तो अयोध्या में जो इस समय वर्तमान में वही है। विषय पे आइए ना, तो कोर्ट ने जो है साबित कर दिया है। बोलेंद्र जी वही तो मेरा विषय है आपसे कि मतलब वही मैं गाँव के अंदर मंदिर,
देखिए गांवों के अंदर मंदिर तो आपका ही विषय में बोल रहा हूं। नहीं तो आप विषय पे आइए ना, मतलब ये गांव के अंदर मंदिर बनाने की भाई जो बात आपका ही मैं विषय बोल रहा हूं। ये एक मिनट में जरा मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं मौलाना सूफियान निजामी साहब, आपसे पूछता हूं कि देखिए ये जो बात है कि हर गांव में राम मंदिर बनाएंगे, पहली चीज तो मुझे एक तो विश्व हिंदू परिषद का भरोसा ही नहीं होता है। ये तो तरह तरह के मतलब पहले भी बहुत सारी डींग मार चुके हैं। नहीं, पहले राम मंदिर हर गांव में है, आपको मिलेगा। वही तो, ऐसा नहीं है, वही तो मेरा सवाल है। तो आप उसका जवाब नहीं दे रहे। जहाँ भी हिंदू समाज है, गांव गांव में राम की लीलाएं होती हैं। भोलेंद्र जी, तो फिर बनाने की रावण जलते हैं गांव गांव में जो है राम। अरे भोलेंद्र जी, वही तो मैं कह रहा हूं, तो जब मंदिर पहले से बने हुए हैं तो अब ये काहे की शेखी बघार रहे हैं? कर दिया आप उसको तुरंत लेकर चलने लगते हैं। वो शेखी काहे को बघार रहे हैं फिर कि हमें बना दूंगा? भाई आप जब बना ही हुआ है पहले से हो, वो शेखी काहे को मार रहे हैं? हमारा मौलाना सूफियान निजामी साहब, मौलाना माफ कीजिए भोलेंद्र जी, आपको भोलेंद्र जी आपको रोक रहा हूँ, समय सीमित है भोलेंद्र जी, बाकियों को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। मतलब मौलाना सूफियान निजामी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए वो जो विश्व हिंदू परिषद ने जो बात कही, उसमें उन जो कहने वाले सज्जन हैं उनकी क्या विश्वसनीयता है मुझे नहीं पता। उन्होंने आधिकारिक रूप से बात कही भी है कि ऐसे हीरो बनने के लिए डिंग मार दी, मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब जैसे अब्बास साहब तो एतराज कर रहे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? मतलब हर गांव के अंदर अगर मुसलमान मस्जिद बनाना चाहें तो किसी को क्या एतराज? अगर हर गांव के अंदर विश्व हिंदू परिषद भी चाहे, मान लीजिए मंदिर बनाना चाहे, तो किसी को क्या एतराज? नहीं देखिए मनोज जी, ऐसा है कि अब्बास अफजल साहब ने भी और हम भी और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के उलमा हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है अगर विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर मंदिर बनाना चाह रहा है तो। जी जी। लेकिन इसमें कुछ सवाल पैदा होते हैं जिस पर मैं आपकी तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूं। वो ये है कि देखिए दरअसल मसला यह है कि चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या इससे मुत्तसिल और तंजीमें हों, पिछले कुछ अरसे से खासतौर पे 92 के बाद से जो इनका वजूद रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आस्था या उनके सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और कहीं ना कहीं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई नए रूप में एक हीरो बनने की सबने कोशिश की है। जी जी। दूसरी बात यह है, फिर बात यह है, मैं यहाँ पर आपको कहूंगा, प्लीज 1983 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है। नहीं, उस समय राजनीति सुन लीजिए नहीं था। उसके बाद क्या होता है बात कर रहे हैं भाजपा, जब मामला शुरू हो जाता है राम मंदिर बनाने का, मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में राम मंदिर बनना चाहिए समाज के, लेकिन अगर वो राम मंदिर किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया जाएगा तो फिर मैं समझता हूं उस पर एतराज होगा, इसलिए हर मुसलमान एतराज करेगा। लेकिन सिर्फ आप मंदिर बनाए उस पर किसी को एतराज नहीं है। जी जी। मंदिर के जरिए से अगर आप बड़ा चाह रहे हैं। एक मिनट, प्रकाश शर्मा जी से, प्रकाश शर्मा जी प्लीज माफ कीजिए, भोलेंद्र जी और मौलाना साहब माफ कीजिए, प्रकाश शर्मा जी आपसे बीच में आपसे कनेक्शन टूट गया था। प्रकाश शर्मा जी देखिए, ये जिन्होंने ये बयान दिया है, मतलब आपकी एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने मिलके ये जो हिंदू भावनाओं का, चाहे उसको आप फायदा उठाना बोलें या एक राजनीतिक उसको, देखिए इसके इस मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो धार्मिक है जो कि मतलब विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल जी जो उसको जिसका प्रतिनिधित्व करते थे, एक राजनीतिक जिसका कि आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके चले तो आडवाणी जी ने तो साफ साफ कही दिया था कि मैं तो केवल मतलब राजनीतिक ही आंदोलन कर रहा हूं, मैं धार्मिक आंदोलन नहीं कर रहा हूं। तो इसके दो अलग अलग हिस्से थे, लेकिन जुड़ एक ही जगह रहे थे और इसका फायदा, पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। आप तब पहले विश्व हिंदू परिषद में थे, आज आप बीजेपी में हैं। तो अब इन्होंने ये जो बयान दे दिया है, हम केवल इतनी बात समझना चाहते हैं कि प्रत्येक गांव के अंदर राम मंदिर बनाएंगे, ये बयान आधिकारिक है कि ये वैसे हीरो बनने जा रहे हैं? को दोबारा सुने। जहां तक मेरी जानकारी है, रामनवमी के अवसर पर राम महोत्सव के कार्यक्रम 2007 से होते चले आए हैं और इसलिए इसका मंदिर बनाना, इसके न बनाना उसकी बात नहीं। दूसरी बात आपने जो कही, बोला तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ उठा किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने पत्र में इस मांग को, राम मंदिर के मांग को शामिल किया, तब तक राजनीतिक लाभ और हानि की कहीं कोई बात नहीं थी। किसने नहीं लाभ उठाया? मुलायम सिंह ने गोली चलाकर लाभ नहीं उठाया क्या? कांग्रेस ने मुलायम का समर्थन करके उनकी सरकार बनाकर लाभ नहीं उठाया क्या? लेकिन सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार हानि और लाभ मिला
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध हृदय से ये कहती है कि भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। हमने अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया है। संविधान के माध्यम से, संविधान का प्रयोग करते हुए अगर इस देश में सोमनाथ का मंदिर बन सकता है तो भगवान राम की जन्मभूमि पर भी मंदिर बन सकता है। और जो हमारे मुस्लिम उलेमा बंधु बोल रहे थे, वो याद करें कि वार्ता में मुसलमानों ने ये कहा था अगर यह सिद्ध हो जाएगा कि वह ढांचा किसी मंदिर को गिराकर बनाया गया है तो हम पहला फावड़ा खुद चलाएंगे। आज उससे पीछे क्यों हट रहे हैं वो लोग? जी पंकज तिवारी जी कुछ सुफियान भाई माफ कीजिए, पंकज तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको अभी तक बिल्कुल मौका भी नहीं मिला है। पंकज तिवारी शर्मा जी की बात का जवाब जरूर दे दीजिए। प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक शुद्ध हृदय से कहा कि राम मंदिर मुद्दा मेरे मैनिफेस्टो में है। शायद भूल गए, इनके प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में संसद में कहा था धारा 370 और राम मंदिर मेरे एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ना तो चुनावी एजेंडे में न किसी सदन के अंदर प्रकाश जी की जानकारी मालूम है सदन में। और दूसरी बात, मनोज जी, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विहिप हो, आरएसएस हो, इनको सबको उस समय राम मंदिर याद आता है जब किसी प्रदेश में चुनाव आता है। ये इनकी केवल राजनीतिक रोटियां ये 90 की दशक को दोहराना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता ने इनको बेनकाब कर दिया है हर जगह से। प्रकाश जी मैं अपना सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंकज जी सुनने का प्रयास करिए। पंकज जी एक सेकंड, पंकज जी राम मंदिर में एजेंडा छोड़ के विकास के मुद्दे पर पंकज जी आपकी बात अधूरी रह गई। पंकज जी आपकी बात, प्रकाश जी मैं आपसे इस सवाल में एक पहली चीज तो आपको ठीक कर दूं कि वो जो आप कह रहे थे कि मुलायम सिंह को फायदा मिला गोली चलाने का, एक्चुअली वो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो गोली चली थी, मुलायम सिंह को तो नुकसान मिला। उसके बाद तो कल्याण सिंह आपके मुख्यमंत्री, बीजेपी की अपने बहुमत से सरकार आ गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बाद भी जब भी आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं जी। मनोज जी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने तरीके से फायदा उठाने का जी खड़ा हुआ, उसको लाभ मिल गया। जिसने राम का विरोध किया वो रावण की गति को प्राप्त हो गया। मैं ये बात कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिए एक बार। जी लेकिन ये तो आपको लाभ तो मिला ही, इसमें तो कोई शंका नहीं है, आपको लाभ मिला। अब हमारा देखिए, स्वाभाविक रूप से राम की शरण में जो जाएगा उसको लाभ मिलेगा। जी मनोज जी, 2 इनके नायक हैं, साक्षी महाराज और कल्याण सिंह। दोनों अपनी गलती को मानते हुए भाजपा छोड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। दोनों इनके महानायक, जिनको ये महानायक कहते हैं राम मंदिर आंदोलन का। हैं बोल रहे हैं आप थे बोल रहे थे बोलना चाह रहे हैं आप? एक बात भी है, थे बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, इनके नायक थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 90 में इनके नायक थे जब मंदिर आंदोलन चला, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और उन्होंने चिंता छोड़ दीजिए। अपने नायक की चिंता कीजिए जो यूरोप में छिट्टी मना रहा है। हमारे नायकों की चिंता छोड़ दीजिए। हमारे हमारे नायक के विषय में छोड़ दीजिए, हमें चिंता करने दीजिए। आपके नायक की भी जो दुर्दशा पूरे देश में हो रही है मालूम है। आप अपने वो नवाज शरीफ के आप पैर छूने पहुंच गए। रामेश्वर पांडे जी, जो पंकज तिवारी जी ने बात, आज भी हमारे साथ है। रामेश्वर पांडे जी, पंकज तिवारी जी ने जो बात कही, वो बात देखिए थोड़ा सा मतलब उचित तो लगती है। ये बात भी देखिए, आप खुद बताइए कि क्या ये सही नहीं है कि बार बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है या लोकसभा का चुनाव आता है तो विश्व हिंदू परिषद भी और भारतीय जनता पार्टी भी एकाएक एक्टिव हो जाती है और उनको भगवान श्री राम की याद भी आ जाती है। मनोज जी, अभी 1 साल से ज्यादा है चुनाव को, 1 साल से ज्यादा है। हाँ, तो आपको साल भर बिल्डअप करना है। आप देखिए 10 साल में आपने चर्चा की मनोज जी, वो सेमिनार एकेडमिक थी। 8-14 साल कहाँ थे? आपको दिखे नहीं? साल भर बिल्डअप चाहिए। रामेश्वर पांडे जी, अगर इनको बिल्डअप करना है तो साल भर चाहिए। जो कि देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि डे टू डे यानी दिन पर दिन हियरिंग हो जाए, इसका फैसला आ जाए सितंबर तक, और इसी साल के अंदर अंदर मंदिर का 20 बरस तक सुनवाई न हो। नहीं, एक मिनट, रामेश्वर पांडे जी, इसमें जो बिल्डअप होगा उसमें जाहिर है कि अगर
सितंबर तक फैसला आने की उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर स्वामी। उतनी जल्दी तो जाहिर है कि मतलब चुनाव मान लीजिए अगले साल फरवरी में है, तो एक साल 1 महीना तो रह गया चुनाव को, तो बिल्डअप होगा। दिसंबर तक स्वामी डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं मंदिर बनना शुरू होगा, तो ये बिल्कुल मतलब इलेक्शन टाइम पे कोइंसाइड कराना चाह रहे हैं ना। शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सुन भी लें, मेरी भी बात सुन ले, पत्रकार की बात सुन लें। हाँ प्रकाश जी, पहली बात तो ये है सुन रहा हूँ, अपने ये सच्चाई है कि प्रकाश जी सुन लीजिए। हाँ, ये सच्चाई है कि अगले साल 2017 में यूपी का चुनाव है, और ये भी सच है कि जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, राम मंदिर का मुद्दा सामने आता है। मेरा इस मामले में ये आग्रह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सभी पक्षों का ये कहना है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा है, जो 12वीं मस्जिद से जुड़े पक्ष है उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, भाजपा ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उसके पहले यह कहना कि हम राम मंदिर बनाएंगे और इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा, ये चुनावी शगुफा ज्यादा है। क्योंकि इसके भाई साहब पूरी बात सुन लीजिए। उससे भी ज्यादा एक मिनट प्रकाश जी आप करो नहीं, रामेश्वर सुन चुके हैं आप, सबकी सुनिए। पहले पूरी बात सुन लीजिए, बिना पता किए आप बेसिर पैर की बात नहीं सुन तो लीजिए। स्वामी ने खुद भी खाली आप योग्य है, बाकी सब बेवकूफ है। एक बात सुन लीजिए, देखिए आप लोग राजनीतिक तौर पर आपस में झौ करते रहिए, मतलब नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया, आप स्वयं ले रहे हैं अपने। हाँ बोलिए पंडित जी। खुद स्वामी जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे, मतलब वो ये मानते हैं कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको लागू किया जाएगा। तो और अगर क्या आपत्ति है, फैसला क्या आपत्ति है? ठीक बात है, ठीक बात है। तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल भोलेंद्र जी, सभी पक्षों से, भोलेंद्र जी से मेरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। भोलेंद्र जी से मेरा सवाल, कहा कि हर जगह राम मंदिर बनाए। ऐसे समय जब चुनाव नजदीक है, राम मंदिर बनाने कितने लोग, गाँव लोग बनाए। पांडे जी आपको एक बात याद दिलाता हूँ। एक्चुअली इस समय जैसे आप डॉक्टर स्वामी हैं, अब मुझे यही नहीं पता कि बार क्यों आप चुनाव कर रहे हैं। एक मिनट भोलेंद्र जी, एक मिनट भोलेंद्र जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। भोलेंद्र जी आप ही सवाल तो पूछने दीजिए। भोलेंद्र जी, जैसे अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। ऐसे ही एक बार विनय कटियार थे, वो विश्व हिंदू परिषद में भी थे और भारतीय जनता पार्टी में भी थे। मतलब जैसे प्रकाश जी तो वीएचपी से बीजेपी में चले गए हैं, उस समय विनय कटियार जी दोनों ही में थे, वीएचपी में भी थे और बीजेपी में भी थे। अब उनसे सवाल पूछा गया कि विनय कटियार जी ये बताइए कि बीजेपी कहती है 1 मंदिर, विश्व हिंदू परिषद का कहना है 3 मंदिर, तो आपका क्या कहना है, 1 मंदिर कि 3 मंदिर? अब उनकी मुसीबत हो गई, तो बोले देखिए, मतलब इस तरह की कुछ बात उन्होंने बोली, शब्द कुछ फर्क रहे होंगे कि देखिए बात दरअसल ये है कि अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि मैं कहना तो यही चाहता हूं कि मेरा तात्पर्य है कि अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें तो बात तो दरअसल यही है कि असल में असलियत तो यही है कि जवाब ही नहीं था ना। अभी अब डॉक्टर स्वामी का मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो वीएचपी की तरफ से बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। भोलेंद्र जी, डॉक्टर स्वामी एक कॉमन हिंदू है और हर हिंदू की भी कोई भावना हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि भोलेंद्र जी से अच्छा चलिए प्रकाश जी, चलिए प्रकाश जी, चलिए भोलेंद्र जी हो एक प्रकाश जी आप तो नहीं भोलेंद्र जी, बस प्रकाश जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप सही में सवाल पूछ लेता हूं, जो विनय जी से पूछा गया था, ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आप वीएचपी में भी रहे हैं, आप बीजेपी में भी हैं, आप क्या चाहते हैं, 1 मंदिर कि 3 मंदिर? विनय कटियार जी हिंदू नहीं है क्या? नहीं, एक अब मैं सवाल ही पूछ रहा हूं ना कि सवाल हिंदू होने के नाते जवाब दे दीजिए। प्रकाश जी 1 मंदिर कि 3 मंदिर? प्रकाश जी 1 मंदिर 3 मंदिर नहीं, मैं कह रहा हूं हिंदू समाज की मांग 3 मंदिरों की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 1 मंदिर को शामिल किया है और एक कॉमन मैन के, कॉमन हिंदू के नाते मोहम्मद साहब जी का जो है समाज अपनी सहमति देता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। भारत में हिंदू मुसलमान एकता है इस भारत के अंदर। माफ कीजिएगा व्यक्त कर सकते हैं दूसरे देश की घटना को, और इस भारत के अंदर वो व्यक्त कर सकते हैं, और हिंदू समाज अपनी धार्मिक भावना को व्यक्त नहीं कर सकता क्या?
अगर व्यक्त करना है तो अपराधी हो गया क्या? मनोज जी, क्या इस बात से भी ये नहीं लगा कि भाजपा और विहिप संघ एक ही शक्त के अलग अलग चेहरे हैं? हाँ, ये लोग जितना बोलते रहे कि हम अलग अलग हैं और बीप और सब में आप मत ये तो आप लोग कैसे बोले अलग अलग चेहरे आपस में लड़ते भी रहे, लेकिन कुल मिला के चेहरे अब उसको देखिए। अब मैं माफ कीजिए, वक्त समाप्त हो गया है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं। वक्त समाप्त हो गया है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अब डॉक्टर स्वामी का जो अब ये स्वरूप सामने आ रहा है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि वो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका मतलब, और ये जो अभी 2 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ वो भी उन्होंने वीएचपी के प्लेटफॉर्म से किया। तो मैं अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया हूं कि डॉक्टर स्वामी का मतलब जो कहना है वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं कि वो वीएचपी की तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है जो विनय कटियार जी से सवाल पूछा गया था, वही सवाल अभी भी डॉक्टर स्वामी के ऊपर भी वही सवाल है, और अभी नहीं है वो इस समय हमारे साथ, लेकिन हम उनको कैमरा पे लेके आएंगे और उनसे पूछेंगे भी। डॉक्टर स्वामी का कहना है कि देखिए, जब एक बार अयोध्या का मंदिर बन जाएगा तो उसके बाद मथुरा काशी तो बहुत आसान है, क्योंकि अयोध्या में तो फिर भी थोड़ा समस्या जटिल थी, सबूत थोड़ा जटिल था। मथुरा काशी में तो सबूत देना बहुत ही आसान है। उन्होंने एक बात यह भी कही डॉक्टर स्वामी ने कि देखिए, मस्जिद बना ली जाए सरयू के तट पे, लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद ना हो। अब ये अलग अलग जबानों में अलग अलग लोग, वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस, अलग अलग जबानों में अलग अलग बातें कहते हैं। एक तो मैं ही कंफ्यूज हुआ हूं कि इनका वास्तव में कहने का तात्पर्य क्या है, और दूसरे वो क्या कहते हैं कि एक मंदिर कि 3 मंदिर, मतलब अब ये एक आए कि इन्होंने एक नया वो कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि हर गांव के अंदर राम मंदिर बनाएंगे। तो अब अभी तक तो मैं इस बात का भी आपको आश्वासन नहीं दे सकता। यकीन मानिए कि इन्होंने जो बयान दिया है वो बयान भी आधिकारिक है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, कि इन्होंने अपनी मर्जी से केवल हीरो बनने के लिए बयान दे दिया है। बहरहाल, आज के एपिसोड में इतना ही। कल नए विषय के साथ 8 बजे रात आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए समाचार प्लस के बिग बुलेटिन की तरफ से मैं मनोज रघुवंशी आपको नमस्कार करता हूं।